20 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं भी सेम करूंगा तो फिर तो सिलेक्शन होने के मेरे चांसेस भी नहीं है। मैंने कुछ अपनी ट्रिक क्रिएट करी, नए तरीके ढूंढे जिससे कि मुझे वो बार बार रिपीट करने की, रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। दुनिया क्या है कि आपकी लास्ट जो अचीवमेंट है उन्हें देखती है, उससे पहले आपका जो स्ट्रगल है वो कोई मायने नहीं रखता। एक तो होता है कि आप पैसे कमा लेते हो, एक चीज ऐसी होती है जो आपको एक पहचान देती है। इसीलिए आज भी मुझे यूनिफॉर्म से सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मुझे एक अलग पहचान दी इस वर्दी ने, और इसीलिए मुझे प्यार है। मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सिपाही पद पर तैनात हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, तो मैं अपनी एक स्टोरी है जो कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करी, स्ट्रगल क्या रहे, क्या प्रॉब्लम्स रही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे जो मुझे जानते होंगे उन्हें शायद कुछ चीज़ें ना पता हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखो, मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 13 से 14 साल के बीच में, जब मैं था तब से। क्योंकि पहले मेरी जो फैमिली थी वो सारी वेल सेटल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही थी। सडनली लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, इवन मतलब पूरी फैमिली की। और एक ऐसा बच्चा जो 8th क्लास में पढ़ता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सडनली उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब जो भी है मेरे ऊपर ही निर्भर करेगा कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, और उसी के ऊपर पूरी फैमिली चलेगी। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट है कि पहले मुझे 10th करनी है और फिर 12th करनी है और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लेनी है। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ यही है कि अगर मानो कोई भी बच्चा जो कि ऐसी कंडीशन में है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसे सबसे सरल माध्यम दिखता है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर हम एफर्ट डालते हैं तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और इससे क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो मुझे इस टाइम यही एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था कि ये करते हैं। तो धीमे-धीमे चीज़ें आगे चलती हैं और मेरी 10th होती है, 10th के बाद फिर 12th हो जाती है, और 12th हो जाने के बाद जो लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे उनका भी अब ये था कि अब भाई 12th पास कर चुका है, अब सारी चीज़ें तुझे ही करनी है। तो चाहे मदर, फादर, ब्रदर जो भी लोग हैं फैमिली में, वो सभी मेरे ऊपर ही डिपेंड हैं, और मेरी हर एक गलत चीज़ उन्हीं को प्रभावित करेगी, मुझे भी, और एक सही चीज़ भी उन्हें आगे लेके जा सकती है। अब यहाँ से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में उस टाइम इतने रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे, जैसे कि अभी वर्तमान में आप सभी को पता है कि आप यूट्यूब से, एप्लीकेशन से घर बैठे पढ़ सकते हैं। लेकिन 2011-12 के अराउंड इतनी कोई खास चीज़ें नहीं थी जिससे कि आप आराम से घर बैठ के पढ़ सकें। 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो अपने नियर बाय जो कोचिंग है आप वहाँ जाएँ, अन्यथा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दिल्ली वगैरह जाके तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिल्ली जाके तैयारी करूँ, तो मैं एक ही ऑप्शन चुनता हूँ कि मैं घर से खुद ही तैयारी करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में कोचिंग जाने के भी पैसे नहीं है। तो मैं यही चुनता हूँ। साथ ही में मैं एक प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट करता हूँ जिसमें 2-3 हज़ार रुपए सैलरी है, और वो ज़रूरी भी है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो उसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। तो धीमे-धीमे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और मैं काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे एसएससी हो गया, डिफेंस हो गया। मेन जो मेरा फ़ोकस है वो है डिफेंस की तरफ, क्योंकि हमेशा से मेरा झुकाव रहा था, क्योंकि मेरे भैया हैं वो भी बीएसएफ में थे। तो उसी की वजह से मेरा झुकाव कहीं न कहीं उसकी तरफ गया, और मुझे उसी डिफेंस में ही जाना था कि डिफेंस में जाना है या पुलिस में जाना है, वर्दी वाली जॉब चाहिए। तो ये चीज़ें शुरू से मोटिवेट भी कर रही थी कहीं न कहीं। तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। तो तैयारी में जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम निकला, सबसे पहले मैंने एक फॉर्म डाला था एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी का। अब मैंने उसका फॉर्म अप्लाई कर दिया, तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करी और एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हो गया। लेकिन मुझे सीएनडी का मतलब भी नहीं पता था, इवन स्टेनोग्राफर का भी मतलब नहीं पता था कि क्या होगा। उसके बाद पता चलता है कि उसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। अब स्टेनोग्राफी का तो मुझे खुद नहीं पता कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, तो सिंपल सी बात ये है, मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ। अब इसी के साथ जैसे आर्मी की भर्ती देख रहा हूँ और भी एसएससी की भर्ती देख रहा हूँ, लेकिन एसएससी की भर्ती में जनरली यही है कि टाइम ज़्यादा लगता था। तो मैंने कहा ऐसी भर्ती टारगेट करते हैं जो ईज़ी रहे। तो मैंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि आर्मी में सिविलियन वगैरह की भर्ती, जो कि रैली भर्ती की तरह कंडक्ट होती थी, जिनका 3 से 4 दिन में सब कुछ हो जाता था। मैं इस तरीके से भर्ती देखता हूँ। होता ये है कि जनरली अगर देखूँ, बहुत सारी भर्तियाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन कभी किसी में फिजिकल में बहुत रेयर रहा हूँ, लेकिन फाइनल में सबसे ज़्यादा मुझे बाहर निकलना पड़ा। तो एक बार लगता कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से लाइफ थोड़ी और आगे बढ़ती है। एक भर्ती आती है यूपी पुलिस 2015, मैं उसमें अप्लाई करता हूँ, लेकिन उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता। अब 2015 भी निकल चुकी है, उस टाइम एसएससी जीडी 2015 की भर्ती आई हुई थी, उसमें भी मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद वो भर्ती भी चल रही है, उसमें पहले फिजिकल होता था, तो फिजिकल वगैरह मेरा हो गया। रिटन एग्जामिनेशन की जो नॉर्मल घर से तैयारी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अब एग्जाम वगैरह हो चुका है, और आगे जैसे जैसे 2017 तक मैं पहुंच गया हूँ, अभी तक उसका कुछ फाइनल नहीं हुआ है।
तो 17 पहुँचते-पहुँचते मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मैं पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है और कहाँ गलती है, मतलब ऐसी क्या कमी है। तो मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं भाई दिल्ली जाके बढ़िया तैयारी होती है। तो वहाँ पे दिक्कत ये थी कि दिल्ली जाने के लिए पैसे चाहिए। तो मैंने थोड़ा पहले प्लान किया था दिल्ली जाने का, तो मैंने पैसे भी थोड़े सेव करे थे जो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो उन पैसों से मैं दिल्ली जाता हूँ और इतना ही बजट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने या 1 साल तक मैक्सिमम वहाँ पे रुक सकता हूँ, उससे ज़्यादा के मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो ये डिसीज़न लेते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके मैं तैयारी करता हूँ। तैयारी करने से ऐसा एनवायरनमेंट मिला, कुछ चीज़ें समझ में आई कि गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब टाइम के साथ मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन है, वापस मत रहो। तो मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ और घर जाके फिर वहाँ पे क्या है कि प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर देता हूँ और साथ ही में जो एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं वो। एसएससी-ईडी 2000 जो 15 वाला था, उसमें क्या था कि प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे बिल्कुल मेरा फाइनल में हो जाता है। उसी के साथ एक और भर्ती आई हुई थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520। उसकी भर्ती में मेरा रिटन एग्ज़ामिनेशन काफ़ी बढ़िया होता है और लेकिन होता क्या है कि उसमें सेकंड शिफ्ट के दोनों एग्ज़ाम, 2 दिन का एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट के जो पेपर थे वो कैंसल हो जाते हैं क्योंकि कुछ ये था कि सेम पेपर आया है। अब जब दोबारा मेरा पेपर होता है तो पढ़ाई में भी मेरा गैप हो जाता है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट यही करते हैं कि गैप दे देते हैं, जब एग्ज़ाम आएगा, जब तैयारी करेंगे। मैं भी यही कर रहा था। तो वहाँ पे मेरा गैप भी हो गया, तो इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पहले मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 242 अराउंड बन रहे थे। जब दोबारा पेपर हुआ तो वो समथिंग 215 के अराउंड नंबर बन रहे थे। उसकी मेरिट आती है, फर्स्ट मेरिट में नहीं होता है, सेकंड मेरिट में हो जाता है, लेकिन उसमें भी मैं फाइनल आउट हो जाता हूँ। लेकिन उससे पहले 2018 में एक और भर्ती आ गई थी 49,568, जिसका एग्ज़ाम भी मैंने दिया था और उसका भी पेपर काफ़ी बढ़िया हुआ था। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि कहीं न कहीं मेरा वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। और होता भी यही है कि उसका पेपर बढ़िया जाता है, रिटन एग्ज़ामिनेशन निकल जाता है, फिर फिज़िकल के लिए जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ़ चलती रहती है और आगे बढ़ते हैं। अब इसी ड्यूरेशन में देखो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ दिक्कत क्या रहती है, जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सबसे पहला यही सवाल आता है, हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे? अगर देखो आप सही सलामत हो, सारी चीज़ें ठीक हैं फिज़िकली, तो कहीं न कहीं से आप अरेंज कर सकते हो। लाइफ़ में मेरे साथ भी ऐसे फेजेज़ आए जब मुझे लगा कि अपनी लाइफ़ को क्विट कर देना चाहिए, मैं आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर वहाँ से उठ खड़े होना कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और इसी दौरान जब ये 2018 की भर्ती चल रही थी, मेरे दिमाग में एक और विचार आया कि क्यों ना कुछ यूट्यूब का स्टार्ट किया जाए। हालाँकि मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे या कुछ अर्निंग भी होती है। मेरा सिर्फ़ एक ही पर्पज़ था कि अगर मैं यूट्यूब चलाऊँगा और यूट्यूब पे अपनी जो पढ़ाई वाली चीज़ें हैं वो डालता रहूँगा, जिससे कि मैं पढ़ाई से कनेक्ट रहूँगा तो गैप नहीं होगा, जिससे कि आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा यूट्यूब वगैरह अभी धीमे-धीमे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं इसी फ़ील्ड से कनेक्ट था, तो डिफेंस कैटेगरी वगैरह के बारे में बताता था और आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखी भी होंगी, स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से। तो इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं और लास्ट में जाते-जाते 2019 के अराउंड मेरा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का था वो फाइनल हो जाता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरे लिए एसएससी-जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे बेस्ट चॉइस है यूपी पुलिस कांस्टेबल। उसका रीज़न ये है कि मेरे घर के पास है, अपने स्टेट में हूँ, तो और भी चीज़ें कर सकता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब वगैरह जैसे कर रहा था, तो वो भी चीज़ कंटिन्यू वहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं 2020 बैच में मैं जॉइन कर लेता हूँ और फिर वहीं पे मैं अभी एट प्रेज़ेंट टाइम सर्व कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी स्टडी वाली और ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो स्ट्रगल था और कैसे तैयारी की वो चीज़ें थी। और लाइफ में हमेशा ऐसे फेजेज़ आते हैं जब आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझ जैसा बंदा ऐसी कंडीशन में कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अब देखो इसी बीच में कुछ कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की, उनके लिए बता देता हूँ कि गलतियाँ क्या रहती हैं। जैसे कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, जो सभी लोग पढ़ रहे हैं वो मैं भी पढ़ रहा था। लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे जस्ट लाइक जैसे कि भाई जो दूसरे कर रहे हैं वही मैं सेम करूँगा, तो एक कोई भर्ती आती है जिसमें 20,000 वैकेंसी आ रही है, 20 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं, अगर मैं भी सेम करूँगा तो फिर तो सिलेक्शन होने के मेरे चांसेस भी नहीं है। तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करी कि वहाँ पे मुझे करना क्या है, मैथ, रीज़निंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आप किसी दूसरे के फॉर्मूला वगैरह अगर उनसे चल रहे हैं तो आपको बार-बार याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे मैंने कुछ अपनी ट्रिक क्रिएट करी और उन्हें सॉल्यूशन निकालने के नए तरीके ढूँढे जिससे कि मुझे वो बार-बार रिपीट करने की, रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े और मेरा बाकी का जो एफर्ट है वो जीके में लगे, क्योंकि जीके में रिवीजन काफ़ी कंपल्सरी है। तो मैंने यही किया कि मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल साइड में कर लिया और ऐसा कर लिया कि मुझे मैथ रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं होगी और मेरी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैथ और रीजनिंग रहे और
बाकी का जीके मैं टाइम टाइम पे रिवीजन करता रहा। इससे क्या है कि मेरी चीजें इंप्रूव हुई, और जब मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग कर रहा था, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और बाद में सेल्फ स्टडी से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं कि भाई कंसिस्टेंट रहें किसी भी चीज के लिए, और ये गलती कभी ना करें कि जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर उसमें गैप क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि एक एग्जाम हुआ, उसका उसके टाइम पे आप स्टडी कर रहे हैं, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आप बैठ गए, और अगला जब एग्जाम आएगा, जब आप तैयारी करेंगे, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, तो दोबारा से जीरो से ही लगभग चीजें स्टार्ट करनी पड़ती हैं, और वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और वही आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम करता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि देखो, जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था ना, तो उस टाइम आप ये समझ लो कि पैसे का कोई अरेंजमेंट नहीं था। इवन मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी बस खाने का जैसे तैसे चल रहा था मेरे ऊपर। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि भाई पैसे नहीं है, तैयारी कहाँ से करें। देखो आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह भी है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, मुझे खुद ही प्राइवेट जॉब करनी है, 12 घंटे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ कब रहा हूँ, जब मेरे पास टाइम है, जैसे कि मैं रात को आ गया, रात को आने के बाद 3-4 घंटे निकाल लिया, सुबह 1-2 घंटे जल्दी निकाल लिए। इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज कर रहा था, और इसी तरीके से जब मैंने टाइम को मैनेज किया तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी परफेक्ट हो गई, और चीज़ें डे बाय डे इंप्रूव हुई। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन जरूरी नहीं है। और देखो, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ रहता है कि तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आप सभी को बताते हूँ। सबसे पहले जो तैयारी स्टार्ट होती है वो होती है आपके सिलेबस से। सबसे पहले अपना किसी भी एग्जामिनेशन में आप सिलेबस देखो कि सिलेबस आपका क्या है। सिलेबस आपको हर एक नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा। फिर उसके बाद सेकंडरी जो चीज आती है वो आती है आपका पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका एग्जाम है उसमें किस लेवल के और क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब इसके लिए आपको और अच्छे तरीके से जाना है तो आप पीवाईक्यू जो टेस्ट है वो लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं, पूरा एनालिसिस वहां पे आप सभी को मिलता है कि आपको कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो वहां पे डिटेल एनालिसिस आप सभी को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये 3 फेज में डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहला सिलेबस, आप सिलेबस अच्छे तरीके से चेकआउट करो पूरी चीजें, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है, हम ऐसे टॉपिक भी पढ़ रहे होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते, यानी कि हर टॉपिक हर एग्जाम में नहीं आता, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि जैसे जो यूपी पुलिस में आता है, जरूरी नहीं है वो एसएससी जीडी में आता हो। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी का सिलेबस अलग है। एक बार आप एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा वहां से चेक करो और उसके बाद आगे बढ़ो। सेम ऐसे ही यूपी पुलिस पे अप्लाई होता है। और इस चीज को और ज्यादा बढ़िया करने के लिए मॉक टेस्ट आपका ये काम करेगा। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में पता रहेगा कि ये टॉपिक नहीं आते, वो फाइंड आउट करो, वो टॉपिक अलग निकालो और वो पूरा टॉपिक आप खत्म कर दो। तो मॉक टेस्ट क्या है कि आपको बहुत आगे ले जाएगा, और सारी चीजें टाइम टाइम पे आपकी रिवीजन होती रहेंगी। तो मॉक टेस्ट आप अपनी स्टडी में जरूर से ऐड करके रखो। आप सभी को पता है कि एट प्रेजेंट टाइम यूपी पुलिस में अभी वैकेंसी निकली हुई थी, और लगातार वैकेंसी हर साल 1-2 साल के बाद वैकेंसी आपकी आई रही है, और बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे होती है। तो अगर आप इनकेस तैयारी कर रहे हैं कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 सब्जेक्ट आपके बेसिक रहेंगे, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। तो इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी रहती है, मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको सेम मिलेंगे। इसके अलावा एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो है आपका हिंदी, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी आपका हिंदी नहीं पूछता है, लेकिन यूपी पुलिस का अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे कांस्टेबल की बात कर लें या एसआई की बात कर लें, तो आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है। तो इसमें क्या है कि आपको हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप एसएससी जीडी में जैसे जाएंगे तो वहां की हिंदी से अगर आप तुलना कर रहे हैं कि एसएससी जीडी में भी हिंदी आती है, तो एसएससी जीडी की हिंदी बिल्कुल अलग है, और अगर आप यूपी पुलिस की हिंदी देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। तो आप एसएससी जीडी की हिंदी कर रहे हैं तो वो अलग रहेगी, वो अलग रहेगी। तो आपको पहले सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिलेबस देखो, तो सिलेबस में आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए पीवाईक्यू उठा के देख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी भी पढ़नी है तो किस लेवल की पढ़नी है, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है तो स्टेट की भी जीके वगैरह आती है, तो आपको वही सारे टॉपिक वहां से कवर करने हैं। अगर आप इस तरीके को यूज भी करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं बस इतना समझता हूँ कि देखो, मैंने लगभग 7 साल तैयारी करी, लगभग मुझे 7 साल लगे कि 2011 से मैंने स्टार्ट करी और 2018 में जाके मुझे जॉब मिली। इन 7 साल में कम से कम 70 बार मैं रिटन एग्जामिनेशन में या कभी फिजिकल में बहुत ही रेयर, बाकी का कभी फाइनल में, कभी मेडिकल में, इस तरीके की सारी चीजें मैंने डिफेंस एग्जामिनेशन में देखी है। ऑलमोस्ट आप सीएपीएफ के तो सभी एग्जामिनेशन में दे चुका हूं, जिसमें फाइनल स्टेज तक मैं काफी बार पहुंचा हूं। तो इससे मुझे समझ में आया है कि सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि कोई भी बुक मिली और रैंडम हम बस पढ़ने लग जाते हैं, तो उससे हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट ना मिले।
आप सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, वो पता चलता है PYQ से और सिलेबस से। तो वहाँ से आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपके लिए ये सारी चीज़ें ईज़ी भी हो जाएँगी। तो आँख बंद करके पढ़ने से ज़रूरी है कि आप चीज़ों को वेरीफ़ाई करें और वेरीफ़ाई करने के बाद जो आपके लिए ज़रूरी है और आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, वही कंटेंट पढ़ें, जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपका सिलेक्शन भी करवाएगा। अगर देखो मैं बात करूँ कि मेरी लाइफ़ में डिमोटिवेशन का पार्ट कहाँ है, कि मतलब सबसे ज़्यादा मैं डिमोटिवेट कब हुआ? होता क्या है कि कोई भी जॉब एस्पिरेंट जो भी होता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, कि जब आपको किसी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हो ही जाएगा और उसके बाद नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील होता है। जैसे कि अगर 7 साल की जर्नी में देखूँ तो बहुत बार डिमोटिवेशन फ़ील हुआ। मैंने आपको बताया भी कि जैसे कि लाइफ़ को क्विट करने के बारे में भी सोचा। लेकिन सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीद जब टूटती है तो सबसे ज़्यादा निराशा तभी हाथ लगती है। जैसे कि मानो यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,520 वाली भर्ती थी। पहली बार जैसे मैं जब दिल्ली से आया था तो तैयारी भी बहुत बढ़िया थी। अब तैयारी बढ़िया थी तो मुझे उम्मीद भी ज़्यादा थी कि आराम से मेरा सिलेक्शन निकल सकता है। लेकिन उसी केस में क्या होता है, यूपी पुलिस में पहली बार नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या तरीका अपनाया था नहीं पता। अब आप समझो कि जिनके नंबर कम थे उनका सिलेक्शन हो गया था और जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो ये चीज़ जानते भी हैं, शायद आपको ना पता हो उस भर्ती के बारे में, और जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस भर्ती में मुझे पूरी उम्मीद थी कि भाई इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं सबसे बाहर भी निकल जाऊँगा। तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील हुआ कि काश अगर ये सिस्टम ऐसा ना होता और इसमें सही तरीके से अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा था कि अब तो शायद कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लक था कहीं न कहीं कि उससे पहले एक और एग्ज़ाम हो चुका था, 49,568 वाली भर्ती थी, तो उसका एग्ज़ाम बढ़िया हो गया जिसकी वज़ह से मुझे नौकरी मिल गई। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका जब एसएससी जीडी में हुआ था तो एसएससी जीडी जॉइन क्यों नहीं किया? तो देखो, और यूपी पुलिस क्यों कर लिया? तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है, मैंने आप सभी को बताया कि मेरी फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं थी। अगर मैं अपने घर से दूर रहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि अगर एसएससी जीडी में जाता तो मुझे जो आपकी सीएपीएफ फोर्सेस हैं उन्हीं में से मिलती, और जहाँ तक कि जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इन्हीं में से मिलती। तो सिंपल सी बात है कि जो मेरी चॉइस थी और जो मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग मुझे सीआरपीएफ अलॉट होती, सबसे लो मेरिट उसकी थी। अब मैं सीआरपीएफ वहाँ ज्वाइन करता हूँ तो सीआरपीएफ के लिए मुझे कहीं बाहर पोस्टिंग मिलेगी, जो कि स्टेट से बाहर भी हो सकता है 1000-2000 किलोमीटर भी दूर रह सकती है। अब मेरी फैमिली में पहले से प्रॉब्लम है, अगर मान के चलो मैं इतनी दूर पोस्टेड हूँ और कोई भी चीज़ होती है तो हो सकता है कि मैं उसको साथ में ना कर पाऊँ। और दूसरी बात, जब तक ये इसका जो रिजल्ट वगैरह आया था तब तक मेरा यूट्यूब वगैरह भी स्टार्ट हो चुका था, और फिर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ऐसी फोर्स ज्वाइन करता हूँ तो हो सकता है कि ये चीज़ भी बंद हो जाएगी। तो कहीं न कहीं मैंने दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखा कि जो अभी मैं कर रहा हूँ इस जॉब से अलग, वो भी कंटिन्यू करता रहूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता रहूँ। तो उसके लिए मुझे बेस्ट सॉल्यूशन लगा कि मैं अपने स्टेट में रह के, क्योंकि अभी अगर मेरी पोस्टिंग होगी 100, 200, 500 किलोमीटर दूर रह सकती है, तो वहाँ पे मैं आराम से वो चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल। दैट्स व्हाई मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन किया, ना कि एसएससी जीडी। देखो, 2 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो होता है कि आप पैसे कमा लेते हो, एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको एक पहचान देती है। इसीलिए अगर मैं बात करूँ, आज भी मुझे यूनिफ़ॉर्म से सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मुझे एक अलग पहचान दी इस वर्दी ने। और इसीलिए मुझे प्यार है क्योंकि यहाँ पे जब मैं पहले पैसे तो कमा रहा था, इस जॉब से भी ज़्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन एक पहचान नहीं थी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो इसी तरीके का है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और मेरा जो फ़ील्ड था वो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही था। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता था, तो वहाँ पे भी क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ही बताता था। मोस्ट ऑफ बच्चों को ये होता था कि अगर आपका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों का जो ठप्पा था, एक ही बार में इस वर्दी ने और इस जॉब ने हटा दिया। यानी कि बेरोज़गारी का ठप्पा हो या फिर इस चीज़ का हो कि भाई आपने कुछ नहीं अपनी लाइफ़ में किया। क्योंकि देखो, दुनिया क्या है कि आपकी लास्ट जो अचीवमेंट है उन्हें देखती है, उससे पहले आपका जो स्ट्रगल है वो कोई मायने नहीं रखता। ये आप भी जानते हैं, आपने कितनी मेहनत की, क्या की, वो सब मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा फाइनल रिज़ल्ट। अगर मेरी जॉब नहीं लगती तो मैंने कितने मेहनत की है, कितनी बार मैं फाइनल में पहुँचा, वो सब कोई मैटर नहीं करता। तो इस जॉब से मुझे जो चीज़ें मिली, वो सबसे पहली चीज़ तो मुझे एक पहचान मिली, इसने अलग पहचान दी, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वर्दी में खड़ा हूँ। तो ये सबसे मेन चीज़ है मेरे लिए कि मैं यहाँ खड़े होके, इस यूनिफ़ॉर्म में खड़े होके आपको ये अपनी स्टोरी बता पा रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फ़ौज या पुलिस की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट आप समझो कि ये क्या है कि यहाँ सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। यानी कि कुछ जैसे भर्तियाँ होती हैं, जैसे कि मान के चलो कि एक कोई ऐसी भर्ती सिविलियन की एमटीएस में निकली, वहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन दोगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये डिफेंस
साइंस की जो जॉब्स होती हैं इनमें क्या है कि मल्टीपल स्टेज होती हैं, जैसे कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता, यहाँ पे आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी और साथ में फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहना पड़ता है, क्योंकि मेडिकली भी फिट यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, इसलिए देखो फिजिकली फिट आप सभी को रहना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पुलिस या फौज या फिर एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने रिटन एग्जामिनेशन के साथ फिजिकल की तैयारी करते रहें। जैसा कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा शेड्यूल भी यही था कि थोड़ा सा सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम निकालो और उसके बाद जाके अपनी रनिंग वगैरह कर लो, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस रनिंग वगैरह आपकी होती है। अगर आप फिजिकली फिट है, रनिंग वगैरह करते हैं, फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को देखता हूँ कि वो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आप इन दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे तो आगे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इंस्पायर करेगी या कितने लोगों की हेल्प करेगी, लेकिन अगर किसी एक की लाइफ में भी थोड़ी भी वैल्यू ऐड करती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जैसा कि सबसे लास्ट में मैं फिर एक बार जो स्टॉक को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इस स्टेज को मुझे प्रोवाइड कराया आप तक ये मैसेज डिलीवर करने के लिए और अपनी स्टोरी डिलीवर करने के लिए। और होपफुली कि आपको भी ये चीज काफी सीखने के लिए मिलेंगी। जो चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेंगी। तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी करें, हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दे और कुछ अच्छा कर दे। थैंक यू।